जी। तो इसका कोई असर आप सीधे तौर पर भारत पर नहीं देख रहे हैं, नौकरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि भारत की काफ़ी जो नौकरियाँ हैं, आईटी सेक्टर की हैं या सर्विस सेक्टर की हैं, वो अमेरिका से चलती हैं या हम लोग उनको सर्विसेज़ देते हैं, उस पर भी आप कोई असर नहीं देख रहे हो? और तीसरा किसान पर, इन 2 पर आप बता दीजिए गिरीश भाई। नहीं, आप देखिए आईटी सर्विसेज पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो उसकी जो सर्विसेज आ रही है उसको वो डाइवर्ट कर पाएगा। लेकिन इसके लिए सैंक्शंस लगने की जब उम्मीद थी, तो हम लोगों ने उसके लिए कोई करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए। आपने आईटी सेक्टर में आपने वो प्रधानमंत्री कौशल योजना में आप देखिए तो 95% पैसे गुम हो गए, कोई रियल में हुआ नहीं। कौशल विकास योजना में सब पैसे गुम हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो ओरिजिनल स्टेप्स हमको लेने थे, अगर सिंसियरली हमने लिए होते तो आज हमारे पास 3 या 4 करोड़ की ऐसी फौज होती जो आईटी सेक्टर में इसमें वगैरह काम कर पाती और हम उसको डेवलप कर सकते थे। तो वो आपने करा नहीं, इसलिए हमको ये धक्का लग रहा है कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके पास स्किल्ड वर्कर्स कहाँ है? आपके पास जो टॉप स्किल्ड थे वो तो आप चले गए फॉरेन में काम करने के लिए, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फेयर मिल रहा था काम करने का। किसानों की तो आपने बर्बादी खुद ही कर ली। आज अगर आप देखिए कि आपको गरज क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अनाज में सरप्लस हो, आप दलहन में सरप्लस हो, आप वेजिटेबल में सरप्लस हो, तो ऐसी कोई किसी गरज तो है नहीं कि आपके यहाँ कोई भूखा मर जाएगा। लेकिन उसी को अगर डेयरी सेक्टर को और इसको आपने इतना ज्यादा बूस्ट कर लिया होता कि दुनिया की दूसरी मार्केट भी आपको ढूंढने आती, तो ये पोजीशन अमेरिका की शायद 500 लगाने की हिम्मत भी नहीं होती। अभी भी हम रोते जा रहे हैं तो उसको ऐसे लगता है डर गए। और वो मास्टर वैसे भी स्कूल में उसी को डराता है, बच्चा सबसे ज्यादा डरता है। अब ब्रिक्स के अंदर ये ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें न ब्राजील को तोड़ पा रहा है, न चाइना को तोड़ पा रहा है, न साउथ अफ्रीका को तोड़ पा रहा है। तो अल्टीमेटली कमजोर कौन रहा? हम तो, हमको वो प्रेशराइज करे जा रहा है। लेकिन एक बहुत चीज क्लियर है कि खुल के हमको बोल देना पड़ेगा। आज भी 90% एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा चाइना के साथ भी बढ़ गया जब इधर सैंक्शंस लगे। तो आप चाइना से दोस्ती रखना चाहते हो, आप धंधा करना चाहते हो, लेकिन आपके पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए आप ये बताना चाहते हो ये हमारे सारे दुश्मन है। आज सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ बोल देते हैं, आज आप एक इंसिडेंट देख लो कि बेंगलोर में जो ड्राइवरलेस मेट्रो आपकी बननी थी, जो मेट्रो का पूरा ट्रैफिक का सेंस जो कंजेशन है वो खत्म कर दी, तो आपने वो सैंक्शन के चक्कर में उस कंपनी को बैन कर दिया। वही कंपनी को आपको 3 साल के बाद उसके इंजीनियरों को स्पेशल वीजा देके बुलाना पड़ा कि भाई चालू करो, क्योंकि उसका काम और कोई करेगा नहीं। और फिर जब बीआरआई बनाया चाइना ने, वो मलेशिया से लेके यूरोप के मोना तक उसने पूरा रेलवे लाइन डाला, उसने पूरा एक कॉन्सेप्ट डाला, आपको शिपिंग लाइन से इजाद देने की कोशिश करी, तो हमने उसका विरोध किया, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कुछ पर्सनल लालचें थी। हमको अडानी का मुंद्रा पोर्ट से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक हमको अपना भी एक पैरेलल ट्रांसपोर्ट चालू करना। तो जब तक हमारी सोच बहुत लंबी नहीं होगी, रशिया और चाइना जैसे धीरे धीरे अपने को उन्होंने उस काबिल कर लिया कि वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके, तब जाके अब वो उसको दे रहे हैं और ट्रंप इज फीलिंग द हीट। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं करा। हम लोगों ने अपने जो हमारे इकोनॉमिक्स में, एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं कि अडानी और टाटा को मिलके आपने पाकिस्तान से जुड़ा हुआ गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपने 6000 मेगावाट का प्लांट डाला। आप यही पावर अगर पाकिस्तान को दे देते तो आज पाकिस्तान आपके अंडर आ जाता कि भाई, क्योंकि उसका पूरा आपकी एनर्जी, उसकी सारी इंडस्ट्रीज तो साउथ पाकिस्तान में ही है। वो आप दे देते तो ये होता है जैसे चाइना ने सबको डिपेंडेंट कर दिया कि 95% रेयर अर्थ उसके पास है, आप कुछ भी कर लो उसके बगैर आपको चलोगे नहीं। आपके यहाँ सोलार में आपको न्यूक्लियर में कन्वर्ट करने के लिए आपका सबसे पुराना अपॉर्चुनिटी था, आपने उसको एक्सप्लोर नहीं करा। तो मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक, जब तक आप अपने आप को चाइना रशिया की तरह इतना बाहुबली नहीं बना लोगे तो हर कंट्री आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसमें से निकलना कैसे, वो तो गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। जी, तो गवर्नमेंट के पास तो काफी समय था, नहीं डिसाइड कर पाई। मुझे लगता है इसी का नुकसान हम लोगों को हो रहा है और इसी वजह से ट्रंप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, खासतौर पर पीएम के लिए, वो पीएम के लिए तो क्या, वो तो देश के लिए ही है, प्रधानमंत्री तो देश को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि थोड़ा सा हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर कहीं या तो किनारे कर दिए गए हैं या फिर थोड़े से वीक हैं। गिरीश भाई, देखिए इतिहास में आपको कोई ऐसा पैरेलल एग्जांपल नहीं मिलेगा कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में किसी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कैंपेन करे, क्योंकि इनको ये हुआ थी कि जहां पे भी मैं जाके खड़ा हो जाता हूं वहां पे पूरी पब्लिक 100% मेरे को वोट डाल देती है, और आप वहां जाके बोलते हो तो यू इंटरवेन इनटू द इंटरनल पॉलिसी ऑफ ए गवर्नमेंट। तो अब ऑब्वियस है
और वो आपने इतना करने के बाद भी वो हार गया। हार जाने के बाद अब जब वो वापस आया है और फिर दूसरी गलती आपने कर दी कि आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या उनका स्टाफ है वो इतना इमेच्योर्ड है कि जब आप बाइडेन को मिलने जाते हो, उनको फोन आता है तो आपका एक जूनियर ऑफिसर ट्रंप को मना कर देता है कि इस बार साहब को टाइम नहीं है। दीज आर ऑल इंसल्टिंग थिंग्स। तो आप जैसे मान रहे हो कि ट्रंप का और मोदी का इंसल्ट नहीं था, तो वो भी वो देश से देश का इंसल्ट था, तो अब वो कर रहा है और उसके सामने आपको जवाब देने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि आपने चाइना को भी दुश्मन बताया, बांग्लादेश को भी दुश्मन बताया, भूटान, नेपाल सबको दुश्मन बनाया, और ऊपर से आप चुपचाप देखिए, अभी मैं और किसी चैनल पे डिस्कस कर रहा था कि अमेरिका की सबसे बड़ी 3 कंपनियों को तो आपने यहाँ पे घर में घुसने दे दिया है। आपका ब्लैक रॉक आ गया है जो पूरा जियो के साथ आपका डेटा कैप्चर करके बैठेगा। अभी ब्लैकस्टोन आ गया हीरानंदानी के साथ, वो पूरे इंडिया के लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाएगा, ऑलरेडी उसने चेन्नई में बना दिया है। और फिर बाकी जो रह गया था कि सैटेलाइट फोन्स में जो आपकी मोनोपोली जियो और इनकी चल रही थी, फाइबर ऑप्टिक्स से बीएसएनएल को, जियो को और इनको साइड में रख के आपने एलन मस्क को इतना बड़ा काम दे दिया करोड़ों रुपयों का। तो आप क्या करने बैठे हो? ट्रंप वहां पे आपको रिडिक्यूल कर रहा है, आप उसके आदमियों को यहाँ आके हिंदुस्तान के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का धंधा दे रहे हो। तो आई थिंक इनका, आई डोंट हैव एनी स्टेटमेंटल कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका कोई रोड मैप इनके पास नहीं है, और ये नेशनल इंटरेस्ट में कब तक काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक सस्पेंस जैसा बनता चला जा रहा है। जी। और नुकसान तो गिरीश भाई नौकरी पेशा लोगों को भी हो रहा है, और आपने भी जिक्र कर दिया कि आईटी सेक्टर में नौकरियां जा सकती हैं। तो आईटी सेक्टर तो रीढ़ है आज की तारीख में इकोनॉमी की, ये तो बड़ा, खासतौर पर युवा जो हमारे हैं वो लोग तो आईटी में ही काम कर रहे हैं। उसका फिर क्या ऑप्शन है, क्या ऑल्टरनेट है, और कितना भारी नुकसान ये हो सकता है? देखिए, भारी नुकसान में आपने जो बेसिक नुकसान किया दैट इज इन्फ्लेशन। आपने महंगाई को कंट्रोल नहीं करा, आपने एजुकेशन बेसिक पे ध्यान नहीं दिया, आपने 10 साल में तो इतने लड़के एक्सपर्ट्स क्रिएट कर लिए होते हैं कि वो आज, आप सिंपल देखिए, आईआईएम और आईआईटी में से निकलने वाला बच्चा लास्ट सेमेस्टर के पहले ही उसको अच्छे से अच्छी कंपनी हायर कर लेती है कि उसको पता है कि वो हमारा कैपिटल है। लेकिन आज ये और हालत कि वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आपने पॉलिसियां ऐसी बना दी कि जहां पे आप तो या तो चाहते थे कि बच्चे पढ़े ही ना और वो झंडा लेके घूमते रहे, जैसे हम बोले वैसे उसको आप रूट करें। तो आपकी पॉलिसी, आपने किसानों को पावरफुल होने दिया होता। आज एक सिंपल एग्जांपल आप देख लो, अभी मैं किसी चैनल पे सुन रहा था कि किसी ने आरटीआई करा कि भाई आज एजुकेशन का सिस्टम हिंदुस्तान में कितना पावरफुल, तो उन्होंने बोला कि 1,20,000 स्कूलें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ एक ही टीचर है 1 से 10 तक। तो फिर उसने पूछा कि भाई इसमें खर्चा कितना आता है अगर आप इस सब भर्ती करो, तो उसने बोला 50,000 करोड़ का सैलरी का लोड आता है। तो उसने वो कमेंट लिखा है कि आपने 3 लाख करोड़ तो फ्री बीज में अनाज वनाज बांटने में खर्चा कर दिया, इससे अच्छा होता कि आप 50,000 करोड़ में टीचर रख लेते तो बच्चे पढ़ लिख जाते। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, या तो हमारा कोई इरादा गंदा है कि भाई देश को कैसे डाउन करके रखना है ताकि हमारी बोलबाला चलती रहे, या हम चाहते ही नहीं है कि हिंदुस्तान प्रोग्रेसिव हो। इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज होने के बाद और महंगाई और सोशल सिक्योरिटी न होने की वजह से ये बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि बाहर जाके नौकरी करें और वहां पे कमाएं, कम से कम दे हैव गुड लाइफ स्टैंडर्ड देयर। तो आपको वो भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के अभी आप एटमॉस्फेयर देखिए तो हिंदू मुस्लिम्स का एक कंबर्सन रिलेशंस के अंदर भी थोड़ा एटमॉस्फेयर बिगड़ता चला जा रहा है। आपको पता नहीं मंदिर मस्जिद का इश्यू कब आ जाएगा। जो चीज हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में रिलेवेंट ही नहीं है उसी को ये आगे रख के अपना ये समझते उसी से वो जीतते चले जा रहे हैं। तो वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आज आप वो सारे देश देख लो जिन्होंने धर्म का पूछ पकड़ लिया, और उसके बाद आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान स्ट्रिक्ट होने गया था, अफगानिस्तान की क्या हालत है। और वही चाइना और रशिया जो प्रायोरिटी अपने प्रोग्रेस को देते हैं वो कहां पर है। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल गिरीश भाई, किसान की स्थिति पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप तो गुजरात में रहते हैं, गुजरात तो अब देखिए जन्नत बनी जाएगा थोड़े दिन में, प्रधानमंत्री का देश है और 30-35 साल से बीजेपी की सरकार है। तो वहां पर और बाकी देश में क्या स्थिति है किसान की, थोड़ा सा बता दीजिए। और इन सैंक्शंस, अगर ये 500% तो सैंक्शन ही जैसा लगेगा सर, अगर लग गया तो उससे किसान को क्या असर पड़ेगा? नहीं, एक तो देखिए किसान पहले भी आपका मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज पे वो पहले से किसान उसका विरोध कर रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली गुजरात में शुरू किया था कि किसान यूनियन को ही पूरा हाईजैक कर लिया, और जब तक वो थे तब तक कोई बोल नहीं रहा था। आज अगर पंजाब के किसान रोड पे नहीं आते तो शायद किसी को पता ही नहीं होता, ऐसे लगता कि किसान सारे समृद्ध हैं।
और फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी अभी आपने गुजरात में पढ़ा होगा कि कलेक्टर के घरों में से लाखों रुपया निकलते हैं, कलेक्टरों ने पूरा एक एनए करने का जो समझा है, तो ऑब्वियस है कि एपीएमसी वगैरह में भी उन्होंने गड़बड़ करी थी। यहाँ पे मूंगफली खरीदी गई कम भाव में, महंगे भाव में ऑयल इंडस्ट्रीज को बेच दी गई, और फिर बाद में जब इंक्वायरी आने का पता चला तो गोडाउनों में आग लग गई। तो अगर गवर्नमेंट खुद ही ऐसे मैनिपुलेशन में पड़ी रहेगी तो इसमें किसान का क्या हालत होगा। फर्टिलाइजर में आप क्या कर रहे हो, इतनी सारी सब्सिडी भुगतने के बाद भी अगर किसान को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है तो किसान करेगा क्या। उसको आपने पहले बताया था और फिर आपने रूटीन बना दिया कि ये एरिया कॉटन के लिए तो यही उगाएगा। आपको अभी किसी चैनल पे मैं बात कर रहा था कि आपका पॉलिटिक्स इतना बड़ा प्रायोरिटी में है कि आज रिक्वायरमेंट ओनियन की पूरी दुनिया में है, हम लोग उसमें सरप्लस हैं, लेकिन किसी नेता का फोन वायरल हुआ था कि भाई हम लोग ऐसे ओनियन एक्सपोर्ट अगर अलाउ कर देंगे तो ये जो होल्डर्स है वो ओनियन दबा देंगे, भाव बढ़ जाएगा, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अगर आप हर चीज में अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए बर्बादियां कर रहे हैं, और आपने देखा किसान लोग एपीएमसी में जाते थे, 2 रुपया और 3 रुपया उसका मिल पाता था, वो लोग रोड पे फेंक के आ जाते थे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको चाइना का दे दूं कि चाइना की हर सिटी 300 किलोमीटर में एक ट्रेन चलती है ओनली फॉर द फार्मर्स। तो आज वही किसान को अगर आप फ्री ट्रेन में एक बोगी दे देते हो तो वो अहमदाबाद सिटी में आके वही ओनियन 20 रुपए किलो का बेच के जाएगा, 2 रुपए का जो उसकी मजबूरी में वहां बेच रहा है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो फार्मर्स अपने आप में बहुत कैपेबल हैं, उनको क्या उगाना है, कैसी क्लाइमेट है वो सब जानते हैं, लेकिन आपने उसको बूस्ट नहीं करा। आपने डेयरी को भी बूस्ट नहीं करा। अगर अमूल डेयरी आई तो अमूल डेयरी के सामने आपने दूसरे मैनिपुलेटर डेयरियों को खड़ा कर दिया तो उसका भी संबंध खत्म हो जाता है। आपका प्रोक्योरमेंट का कोई क्लियर है नहीं। आपके घी वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं वो मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी कंपनियां आपको रिजेक्ट करके वापस भेजती हैं, तो वेयर आर वी। तो ना हमारी कोई एजेंसी सिंसियरली काम कर रही है, ना हमारे पॉलिटिशियंस को अपने भलाई के सिवा कोई इंटरेस्ट है। तो वी आर इनटू ए वेरी शिट पोजीशन नाउ। उसमें से अगर निकलना है तो वो जनता ही तय कर पाएगी अगर उनको निकलना है, वरना जैसे चलेगा चलता रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज बहुत श्योर है कि अगर इस देश को किसी ने आगे भी बचाया है तो किसान और सैनिकों ने बचाया। जय जवान जय किसान ऐसे ही नहीं बोला था लाल बहादुर शास्त्री। तो बेसिक 45% इकोनॉमी आज भी जो फार्मर्स चला रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अमेरिका एग्रीकल्चर में मास्टर क्यों है? क्योंकि वहां जो सारी सब्सिडाइज्ड है, वो उनके ऊपर बैंक लोन्स में ऐसा नहीं होता है आपने उनके अकाउंट में 2000 रुपया डाल दिया और फिर आप उस पर एहसान कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। फार्मर्स को आप बाकायदा इंश्योरेंस में उनको राहत दो। कितनी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने किसानों को फिर अपने कभी फसल का पैसा दिया ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सिंसियरली अगर आप किसान को उठाओगे तो आज जितना चाइना रेयर अर्थ में मोनोपोली करके बैठा है उतना ही शायद हम लोग एग्रीकल्चर में मोनोपोली करते हैं और हमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बैड लक, इट्स अ बैड लक जी। तो गिरीश भाई एक बात तो बताइए कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं यूके के साथ, आपने कुछ कंट्रीज गिनाई, उन्होंने उनके साथ हो गया, अब यही अगर हमारा न्यूजीलैंड के साथ होगा डेयरी प्रोडक्ट्स में, और यही अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा होगा गेहूं और इन सब सीरियल्स के लिए, तो फिर उसका तो नेगेटिव असर पड़ेगा हमारे किसान पर। वहां तो बहुत ज्यादा पैदावार होती है और प्रोडक्शन होता है और बहुत सस्ती दाम में वो लोग भारत में अपना सामान भेज सकते हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली। वही तो मैं बोला, हमारी सरप्लस कैपेसिटी जो है, आज आप देखिए सबसे बड़ा एशिया का मैंगो का प्रोजेक्ट किसके पास है? रिलायंस के पास जामनगर में, और वो सारे मैंगोज एक्सपोर्ट करता है। तो जो एरियाज एग्रीकेबल नहीं है इजराइल की तरह, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, वहां पे एक्सक्लूसिवली आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए उगाओ, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आपको इसीलिए बोलता हूं पॉलिटिकली ऑब्लाइज अगर किसी कंट्री को करना है तो क्यों करना है? जो चीज हमारे पास नहीं है वो आप ला सकते हो, आपके पास जो है उसको आप एक्सपोर्ट मार्केट भी तो एक्सप्लोर करो ना। आज अगर कौन है, आज अमेरिका से जैसे ही चाइना ने मना कर दिया तो ब्राजील पहुंच गया, ब्राजील ने अपना करोड़ों रुपया बेच के चाइना को कमा लिया। तो ये तो आपका कांस्टेंट प्रोसेस है, आपको पहले सरप्लस होना पड़ेगा। लेकिन सरप्लस में यही दिक्कत है कि आपने एपीएमसी वगैरह जो क्रिएट करके रखी है, पहले आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होता था, एफसीआई होता था, आपने वो सिस्टमेटिकली सब खत्म कर दिया, तो अब कोई रेगुलेशन नहीं रहा है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में तो घस के मना करना है कि हम लोग नहीं लेंगे, आपको अगर लेना है तो आप हमसे ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करोगे, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सारी आइटम्स का ही वो एग्रीमेंट हो सकता है। यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट टू द आइटम्स देयर, और फिर आप बोल सकते हो। लेकिन अभी यही आपने बोल दिया कि वहां पे वो
बीफ वहां से आएगा, क्योंकि वो इंडियन काऊ नहीं है, तो उसका बीफ चल सकता है। मतलब आप अगर ऐसे लॉजिक लगाते रहोगे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ, तो दिस इज नॉट द वे टू डू बिजनेस। तो मैं समझता हूं अभी भी एक चांस है कि आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट दे दो, आपका वो संभाल लेगा। जितना पोटेंशियल हमारे पास है, हर एक कंट्री के पास 1 या 2 क्लाइमेट है, हमारे पास 6 क्लाइमेट है, और हम लोग हर जगह का एक मोनोपोली रखते हैं जहां पे जो स्पेशली उग सकता है। तो उसको बूस्ट करना पड़ेगा, इनको ये गवर्नमेंट रेगुलेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, और ये प्राइवेट जो आपने अपने अपनी पार्टी के बंदे जो वहां पे रेगुलेशन के लिए बिठाए और वो जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उस पे से आपको उसमें से निकालेंगे तब जाके होगा, क्योंकि इन्होंने सारी संस्थाओं पे तो कब्जा ले ही लिया है। आप कुछ भी अगर प्रोसेस भी करोगे तो उसमें आपको कितनी मदद मिलेगी, गॉड अलोन नोस। आज कर्नाटक अपना डेयरी प्रोडक्ट में काम कर सकता है, उसने मना कर दिया। तो आपने एक बार ये कोशिश करी कि अमूल को डाल के कर्नाटक की डेयरी प्रोडक्ट को भी हम बिठाए। तो हम लोग अभी तो आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के स्टेट को कैसे कब्जा करना है। कलकत्ता की हमने हालत देख ली। तो ये जब तक हमारी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों वाली, तब तक ये देश की भलाई नहीं होगी। यू विल हैव टू लीव असाइड द इंडस्ट्रीज अलोन। वो धंधा व्यापारी लोग तय करेंगे, और उसमें व्यापारी के ऊपर आपकी संस्था कोई नहीं बैठी होगी, तब जाके इंडिया डेवलप कर पाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका गिरीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, और हमारे दर्शकों को जरूर आपकी बातें सुनकर बहुत सारी नॉलेज हासिल होगी, बड़े नए विचार भी आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।